अब देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हमने 3 भागों में बांटा था, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, कोर को भी हमने 2 भागों में बांटा, इनर कोर, कोर को भी हमने 2 भागों में बांटा, इनर कोर, ये अपर कोर हो गया, ये आपका इनर कोर हो गया। ठीक है, अब क्या है, इसके ऊपर मेंटल है, ये मेंटल के ऊपर क्रस्ट। अब मेंटल को भी हमने 2 भागों में बांट दिया। अब इसको मैं अलग एक यहाँ पर चित्र लेके समझा रहा हूँ कि ये मान लो मेंटल की परत है। ठीक, मेंटल को भी हमने 2 भागों में बांटा, अपर मेंटल, ये अपर मेंटल हो गया, ये आपका लोअर मेंटल। ठीक, अपर मेंटल को भी 2 भागों में बांटा हमने, ये अपर मेंटल की ऊपरी परत हो गई, ठीक, ये अपर मेंटल की निचली परत हो गई, ये आपका लोअर मेंटल तो है। तो क्या होता है, अब ये क्रस्ट है, तो क्रस्ट और अपर मेंटल की ऊपरी परत, ये क्या है, ठोस अवस्था में, तो ये क्रस्ट कहलाती है, और इसी को हम स्थल मंडल बोल देते हैं। मतलब मेंटल का तो पार्ट है, ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये क्रस्ट हो गया, और ये मेंटल, ये ठोस अवस्था में, तो इसको हम स्थल मंडल कहते हैं। ठीक, लिथोस्फेयर। अब मैं पूरी स्पेलिंग नहीं लिखूंगा। ठीक, फिर आपका अपर मेंटल से, जैसे आप, ये लोअर मेंटल था, मेंटल को 2 भागों में बांटा, ये 20 से 2 भागों में, तो लोअर मेंटल, अपर मेंटल, फिर अपर मेंटल की ऊपरी परत को हमने इसके साथ मिला लिया, क्रस्ट के साथ में मिल गई, तो ये क्या बन गया, स्थल मंडल। इसको और अच्छे से जानना है तो पिछली क्लास में मैंने इसका डिस्कशन किया, आप उसको अगर देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं यहाँ पर फिर से चर्चा करूंगा तो फिर टाइम भी ज़्यादा लगेगा। फिर ये लोअर मेंटल, अपर मेंटल की निचली परत हो गई। तो निचली परत ये क्या है कि ये थोड़ी सी तरल अवस्था में है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसको हम दुर्बल मंडल बोलते हैं। ठीक है, दुर्बल मंडल। ठीक, फिर मेंटल, निचली मेंटल, ये आपका मध्य मंडल कहलाएगा, मध्य मंडल कहलाएगा। अब कोर क्या है आपका, केंद्र मंडल। केंद्र मंडल को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, इनर कोर, अपर कोर। अपर कोर कैसी अवस्था में है, तरल अवस्था में। ठीक, अब देखिए यहां पर मैं स्टडी नहीं बताऊंगा, क्योंकि आंतरिक संरचना पर आधारित अनेक प्रकार की अध्ययन हुए हैं। उन अध्ययनों में देखिए 2 प्रकार के अध्ययन मेन है। एक तो प्राकृतिक अध्ययन, ठीक, पूरा नहीं लिख रहा हूं, प्राकृतिक अध्ययन, फिर आपका अप्राकृतिक अध्ययन। ठीक है, नेचुरल स्टडीज, अननेचुरल स्टडीज। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि प्राकृतिक अध्ययन में देखिए क्या हो कि यहां पर हम पृथ्वी के उन जो साफ साफ आपको चीजें दिख रही हैं, जैसे ज्वालामुखी घटना हो गई तो प्राकृतिक तो हो रहा है, ये भूकंप, ज्वालामुखी, उल्कापिंड, ये 3 क्या हो गई, प्राकृतिक घटनाएं हो गई। तो इनसे अगर आपको प्रमाणित, अब इनको देख, जैसे आप देख सकते हो, इन घटनाएं अगर होती हैं तो आप इनको देख सकते हो। जैसे भूकंप है तो भूकंप के बाद आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा यहाँ पी वेव जा सकती है, यहाँ एस वेव जा सकती है। ठीक है, तो एल वेव भी होती है, उससे उसको अध्ययन के लिए हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। पी वेव जहां जाएगी, पी वेव सभी माध्यम में गमन करती है। ठीक है, ठोस में भी गमन करती है और तरल में भी गमन करती है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे आप पृथ्वी के अंदर जाओगे तो क्या होता है कि आपकी पता चलता है कि ठोस पी वेव तो आपकी क्रस्ट में चल गई, मेंटल में चली गई, लेकिन कोर में जाने से पहले हल्की सी धीमी, उसकी रफ्तार धीमी हो गई, और फिर ठोस, इनर कोर ठोस अवस्था में तो वहां फिर और तीव्र गति से चली गई। अब क्या होता है कि एस वेव अंदर प्रवेश करी तो मेंटल तक तो जाती है, लेकिन जैसे ही आउटर कोर में आती है तो एस वेव क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। तो हम ये समझ में आता है कि एस वेव केवल ठोस माध्यम में गमन करती है। ठीक है, तो इससे हम जो भूकंप पर आधारित अध्ययन हुआ है उससे हम पृथ्वी को समझने का प्रयास करते हैं, तो हमें ठीक ठाक जो आज सबसे प्रमाणिक अध्ययन माना जाता है वो भूकंप पर आधारित और ज्वालामुखी पर आधारित अध्ययन को माना जाता है। ठीक है, फिर ऐसे ज्वालामुखी घटना हो गई तो उससे हमको पता चल गया कि पृथ्वी के आंतरिक पदार्थ किस अवस्था में है। फिर अप्राकृतिक घटना में क्या होता है, इसमें 3 प्रकार के अध्ययन है। घनत्व पर आधारित अध्ययन है, फिर आपका ताप एवं दाब पर आधारित अध्ययन है, ताप एवं दाब पर आधारित अध्ययन, और तीसरा क्या है, घनत्व पर आधारित अध्ययन हो गया, ताप एवं दाब पर। ठीक, 2 इसके बारे में हम ये चीज नहीं है, 2 ही अध्ययन है। 2 का मतलब 3 है, ताप पर आधारित अध्ययन, घनत्व पर आधारित अध्ययन और दाब पर आधारित, 3 हो गए, लेकिन हमने इसको ताप एवं दाब दोनों एक साथ लिख दिए। तो इस पे क्या होता है कि जैसे आप देखिए घनत्व पर आधारित अध्ययन में भी अलग अलग मत है। एक मत ये कहता है, एक वैज्ञानिक है, उन्होंने अपने मत दिया कि जैसे जैसे आप पृथ्वी के अंदर जाते हो, जैसे ये पृथ्वी, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
थोड़ा सा अगर स्लो लगता है जिसको तो वो 1.25 में स्पीड बढ़ा करके देख सकता है। अब जो बिगनर है उनको समझाने के लिए तो मुझे थोड़ा समय लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए कि जैसे ये पृथ्वी, क्या होता है कि जैसे जैसे आप पृथ्वी के अंदर प्रवेश करोगे तो क्या होता है कि प्रेशर बढ़ता जाता है। प्रेशर का मतलब दाब बढ़ता जाता है। दाब कब बढ़ेगा? जैसे आप जल में हो, ये जल की परत है मान लो ये, तो जैसे आप नीचे जाओगे तो ऊपर की जो जल की परत है वो नीचे अंदर प्रेशर दाब डालेगी। इसी तरह से जो आपकी चट्टानी संरचना है, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, तो ये अपने नीचे जैसे जैसे आप जाओगे तो क्या होगा कि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे आप नीचे गए तो प्रेशर क्या हो गया? बढ़ रहा है। तो प्रेशर बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? घनत्व भी बढ़ता है। जैसे जैसे नीचे जाओगे तो आपकी डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे आप डेंसिटी बढ़ रही है, क्या हो रहा है? जैसे जैसे आप अंदर जा रहे हो प्रेशर बढ़ने के साथ डेंसिटी बढ़ रही है। डेंसिटी बढ़, एक सीमा तक तो डेंसिटी बढ़ती है, लेकिन उसके बाद डेंसिटी नहीं बढ़ती। मान लो कि यहाँ तक आते आते डेंसिटी रही, उसके नीचे सेम बता रहा है कि यहाँ भी इतनी डेंसिटी, यहाँ भी इतनी डेंसिटी, यहाँ भी। तो इस मत को दूसरे मत ने खंडित कर दिया कि ऐसा नहीं है, क्योंकि कहीं पृथ्वी के अंदर आप जब प्रवेश करते हो तो प्रेशर तो बढ़ता है, लेकिन एक प्रत्यास्थ सीमा होती है, इलास्टिसिटी होती है। प्रत्यास्थ, किसी भी पदार्थ की एक प्रत्यास्थ सीमा होती है, उस सीमा के बाद वो पदार्थ टूट जाएगा, उसमें प्रेशर अधिक पड़ेगा तो टूट जाएगा। तो इसलिए डेंसिटी पर आधारित अध्ययन को महत्व उतना नहीं दिया गया। अब इस पर एक डेंसिटी पर आधारित उतना दूसरा मत क्या है कि आप जैसे जैसे अंदर जाओगे तो पृथ्वी के आंतरिक पदार्थ कहीं पर ठोस अवस्था में, कहीं पर तरल अवस्था में। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे आप प्रेशर अंदर बढ़ता है तो कहीं पर किसी चट्टान की डेंसिटी, यहाँ की चट्टान की हो सकता है डेंसिटी ज़्यादा हो, ठीक है, यहाँ पर कम है, फिर यहाँ पर और कम है, यहाँ हो सकता है और ज़्यादा हो जाए। तो जैसे जैसे आप पृथ्वी के अंदर जाओगे तो क्रस्ट की डेंसिटी क्या है? कम है। मेंटल की उससे ज़्यादा है। कोर की सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। तो ये एक अध्ययन माना गया। फिर इसी पर जो है भूकंप पर आधारित अध्ययन जब आप करोगे, अब से ताप पर आधारित अध्ययन करोगे, आप प्राकृतिक में हम पढ़ रहे हैं तो घनत्व पर आधारित कर लिया, फिर हम दाब पर आधारित कर लिए और हम ताप पर आधारित। तो ताप में भी क्या होता है कि जैसे जैसे आप पृथ्वी के अंतर्गत जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ता है। जैसे जैसे आप पृथ्वी के अंदर जाओगे तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन टेम्परेचर आप 90 किलोमीटर की गहराई तक जाते जाते, 100 किलोमीटर की गहराई तक जाते जाते टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि कोई भी पदार्थ उस टेम्परेचर पर नहीं रह सकता। जैसे कि 90 किलोमीटर की गहराई पर जाते जाते टेम्परेचर लगभग 1800 डिग्री सेल्सियस से 2700 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया तो उन्होंने ये बताया कि इस अवस्था में कोई भी पदार्थ तरल अवस्था में रह ही नहीं सकता है, ठोस अवस्था में रह ही नहीं सकता है, तो तरल अवस्था में होगा। अब क्या हुआ कि नहीं, अंदर के पदार्थ ठोस अवस्था में, इनर कोर जो है ठोस अवस्था में, तो ऐसा क्यों? तो ये अध्ययन बताता है कि जैसे जैसे आप किसी पदार्थ का किसी भी सतह से अंदर की ओर जाने पर जब प्रेशर बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ने के साथ साथ वो अवस्था ठोस अवस्था, टेम्परेचर के साथ भी वो ठोस अवस्था में। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक बॉक्स लिया, ठीक, इस बॉक्स में कोई वस्तु रख दी, ए नाम की वस्तु, पदार्थ रख दिया, ठीक है, वो पदार्थ ए पदार्थ है, वो पदार्थ 30 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर एक पदार्थ ये लिया, अब इसका जो है टेम्परेचर, इस बॉक्स का टेम्परेचर क्या है? इस बॉक्स का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जैसे ही इस पदार्थ को हम डालेंगे इसमें, ये तुरंत पिघल जाएगा। अब इसका हमने प्रेशर क्या है? ये प्रेशर 1 है। अब इसी पदार्थ को हमने प्रेशर बढ़ा दिया, इसका प्रेशर हमने यहाँ प्रेशर बढ़ा दिया। जैसे ही हमने प्रेशर इसका बढ़ाया तो ये जो 30 दुगना कर दिया हमने, प्रेशर क्या हो गया? दुगना हो गया, प्रेशर दुगना गति से बढ़ गया। तो ये 30 डिग्री में इसको पिघलना था, तो इसका जो टेम्परेचर हो गया वो 70 डिग्री हो गया। अब ये वस्तु 30 डिग्री में पिघल सकती थी, लेकिन ये 70 डिग्री में पिघल रही है। और जो हमारा 50 डिग्री सेल्सियस था वो ज़्यादा बढ़ा ही नहीं, वो 60 डिग्री सेल्सियस में रहा। तो इसलिए हम इसको देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर के साथ प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो वो वस्तु, ये मान के चलिए कि वो वस्तु ठोस अवस्था में भी रह सकती है, वो पिघलेगी नहीं। अब इसको समझने के लिए आपको बेसिक साइंस ही समझना पड़ेगा। ये चीज़ अगर मैं अलग से बताऊंगा कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो ये मैं विषय से भटक जाऊंगा। तो यहाँ पर इसको यहीं तक समाप्त, यहीं पर ही समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको टोटल जो पिछली कक्षाओं में मैंने बताया उसके आधार पर हमने 2 प्रकार के, अभी पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर 2 प्रकार के अध्ययन को हमने मान्यता दी, एक प्राकृतिक अध्ययन, एक अप्राकृतिक। प्राकृतिक अध्ययन में हमने भूकंप, ज्वालामुखी और उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या होते हैं कि जो उल्कापिंड मैंने पिछली 6 क्लास में चर्चा करी थी, तो जो उल्कापिंड क्या होते हैं, ये चक्कर लगाते हैं सूर्य का, पृथ्वी का चक्कर, लेकिन इनका एक सीक्वेंस होता है। कभी ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं, कभी पृथ्वी का लगाने लगेंगे, कभी उपग्रह का लगा लेंगे, मतलब
कभी लगाएंगे कभी नहीं लगाएंगे। तो उल्कापिंड एक छोटे छोटे कण होते हैं, कुल मिला के टोटल ये छोटे छोटे कण होते हैं। ये क्या होते हैं, जब पृथ्वी के वायुमंडल, ये पृथ्वी है, ये अब देखिए मैं एक पेज और अलग से ले लेता हूँ, उससे और क्लियर आपको समझ में आएगा। ये ठीक है, अब क्या है कि जैसे हमने यहाँ पर, हाँ यहाँ उल्कापिंड क्या होता है, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये पृथ्वी का वायुमंडल है। तो कोई बाहरी पदार्थ उल्कापिंड तेज गति से प्रवेश कर रहा है अंदर, जैसे ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो जल जाएगा, जल करके पृथ्वी से टकराएगा। अब ऐसी घटना तो पहले हो चुकी है, ऐसी घटना हुई है, तभी तो हमारे जो है डायनासोर समाप्त हो गए। डायनासोर समाप्त होने का एक कारण ये भी है, तो उल्कापिंड है। तो उल्कापिंड जब पृथ्वी में प्रवेश करेगा तो अब पृथ्वी पर आया, तो हमने इसको प्रत्यक्ष प्रमाण इसको मानते हैं, ये प्राकृतिक प्रमाण है। तो हमने उल्कापिंड को देख करके ये प्रयास किया कि जो पदार्थ पृथ्वी के अंदर है, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल, क्रस्ट, तो यहाँ पर भी अगर वो दशा दिख रही तो हमने उसको प्रमाणिक मान लिया कि हाँ ऐसा पृथ्वी में भी हो सकता है। ठीक, तो एक चीज ये हमने समझने का प्रयास किया। ठीक, तो यहाँ तक देखिए, मैं ज्यादा अगर मैं जाऊंगा इसके लिए अलग से क्लास लेकर समझाना ज्यादा उचित समझता हूँ मैं। ठीक है, तो इस चीज को हम यहीं तक रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्थल मंडल, देखिए मैंने समझा दिया ना, स्थल मंडल आपको समझ में आया कि नहीं आया? स्थल मंडल आपको समझ में आया होगा। स्थल मंडल आपको समझ में आ गया होगा, जैसे ये है, तो पेन मोटा कर लेता हूँ, पेन पतला है, ये ठीक। तो स्थल मंडल कब होगा? ये हमने इसको 3 भागों में बांटा, क्रस्ट, इसको हमने मेंटल और ये कोर। ठीक, अब कोर को फिर अलग अलग विभाजित करोगे मेंटल को, तो अब मेंटल को भी हमने 2 भागों में बांटा, लोअर मेंटल, अपर मेंटल। ठीक, अपर मेंटल को भी हमने 2 भागों में बांट दिया, अपर मेंटल की ऊपरी परत, अपर मेंटल की निचली परत। ठीक, तो अब क्रस्ट, ये क्रस्ट है, और अपर मेंटल की ऊपरी परत मिला करके क्या होती है? स्थल मंडल बनती है। ये पूरा पार्ट जो है तुम्हारा स्थल, आगे मैंने चित्र, ये तुम्हारा स्थल मंडल है। ठीक, पिछली कक्षा में भी बात की है। अब ऊपरी मेंटल को तो मिला लिया, अब ऊपरी मेंटल की निचली परत जो ये वाली परत है, ठीक है, अब देखो ये तुम्हारी ये परत, निचली परत, ये कैसी है? ये तुम्हारी दुर्बल मंडल है, इसी ये तरल अवस्था में है। ठीक, दुर्बल मंडल है। अब ये तरल अवस्था में होने के कारण ये जो स्थल मंडल है इस पर नाचता रहता है, मतलब कि तैरता रहता है। फिर लोअर मेंटल, इसको मध्य मंडल बोल देते हैं, बाकी कोर। तो स्थल मंडल के इसका हम अध्ययन अभी कर रहे हैं। ठीक, तो इसके बारे में हम आगे जानने का प्रयास करें, तो इसको पहले पढ़ लेते हैं। स्थल मंडल अनेक प्लेटों से विभाजित है। स्थल मंडल जो है अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ठीक, अब देखिए ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। ठीक, चारों तरफ प्रत्येक वर्ष कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पिछली कक्षा में मैग्मा में मैंने बताया, पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है, जैसा क्रियाकलाप में दिखाया गया। यहाँ पर क्रियाकलाप लगा होगा, वो आप पढ़ लेना, दिखा दूंगा मैं। और देखिए क्या होता है कि जैसे ये पृथ्वी है, ठीक, अब यहाँ पर क्या है? ये आपका क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये कोर है। अब यहाँ पर जैसे ये आपका पिघला हुआ मैग्मा है, ठीक है, तो क्या होता है कि ऐसे ऊपर आता है और ऐसे जो है नीचे जो है गमन करता है। ठीक, इसको मैं ये पृथ्वी। ठीक, अब क्या होता है? ये मैग्मा है। ठीक, मैग्मा क्या होगा? ऐसे ऊपर जाएगा और ऐसे नीचे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे यहीं पर आ जाएगा, फिर ऐसे निकलेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे करके ऐसे वृत्तीय रूप में क्या होता है कि घूमता रहता है ऊपर आ। जैसे ये सतह को तोड़ करके बाहर निकला है तो ज्वालामुखी घटना होगी। यही मैग्मा जब बाहर आ जाता है तो लावा कहलाता है। ठीक, अब मैं यहाँ पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है स्थल मंडलीय प्लेट भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान, मतलब उनका एक समान आकार नहीं, अलग अलग आकार की प्लेटें होती हैं, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी हुई हैं। आपको पता ही होगा, चर्चा हमने कर ही ली थी। तो स्थल मंडलीय प्लेट जो है, अब जैसे ये प्लेट है, ये मान लो प्लेट है, ठीक है, अब एक ही प्लेट में हो सकता है कि महासागर भी हो और महाद्वीप भी हो। ये महासागर है और ये महाद्वीप है,
तो एक ही प्लेट में ऐसी घटना हो सकती है। अब जैसे 7 जो है सात जो है सबसे बड़ी प्लेटें हैं। अमेरिकन अर्थ साइंस अभी तक जो है सबसे प्रमाणिक उन्हीं को माना जाता है, ये नासा के द्वारा बताई गई डिटेल्स है, तो हम इसको सबसे प्रमाणिक मानते हैं। तो 7 सबसे बड़ी, पूरे विश्व में 7 सबसे बड़ी स्थल मंडलीय प्लेटें हैं। फिर ऐसे छोटी छोटी 200 के आसपास प्लेटें हैं, जैसे कि कॉकस प्लेट, नजका प्लेट, ठीक है। फिर इसी तरह से फिलीपींस प्लेट, ठीक है, इंडियन प्लेट, इस तरह से 200 के आसपास ऐसी प्लेटें, फिर और छोटी प्लेटें, फिर हजारों की संख्या में ऐसी प्लेटें आ जाएंगी। तो हम यहीं तक इसको जानेंगे। तो ये चीज यहाँ पर बता रहा है कि भूपर्वटी में, क्रस्ट में, जो आपकी भूपर्वटी का मतलब महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटों की बात कर रहा है। तो प्लेटों में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटे कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी हुई हैं। तो ऐसे हमारे पास कितनी प्लेटें होंगी? 7 प्लेटें। उन 7 प्लेटों के बारे में आपको जानना पड़ेगा। वो कैसे? उत्तरी अमेरिकी प्लेट, फिर आपका दक्षिण अमेरिकी प्लेट, फिर आपका जो है यूरेशियन प्लेट, फिर आपकी अफ्रीकन प्लेट, फिर आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, फिर आपकी आर्कटिक अंटार्कटिका प्लेट, ठीक, अंटार्कटिका प्लेट, और आपकी प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो प्रशांत महासागरीय प्लेट ऐसी है जो केवल महासागरीय प्लेट है, इसमें केवल महासागर ही है। मान लो ये प्लेट है ऐसे, तो इसमें केवल जल है, तो इसको हम महासागरीय प्लेट, केवल प्रशांत महासागर का हिस्सा है। बाकी जितनी प्लेटें ये क्या है? महाद्वीप और महासागर दोनों इसमें, ठीक है। ये महासागर है, तो ये आपकी महासागर भी हो गया, और आपकी यहाँ पर लिख देता हूँ महासागर, और ये आपकी महाद्वीपीय प्लेट भी हो गई, ठीक। तो ये आपको यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आगे और भी हम पढ़ेंगे इन चीजों को, जब आप पढ़ोगे तो और भी आगे मैं चर्चा करूंगा। स्पेशल नहीं समझ में आएगा तो स्पेशल सेशन लेके भी आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब देखिए, पृथ्वी की